हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर में नरेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन एकदम बिल्कुल आसान तरीका हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि नरेशन क्या होता है, इसको कैसे कैसे, इसमें क्या क्या नियम होते हैं। पहले हम इसको एक दो क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जितने भी नरेशन के पूछे गए हैं, यानी कि 2020 में, 2019 में, 2018 में, सभी क्वेश्चन को हम सरल करेंगे। तो दोस्तों जितने स्टूडेंट क्लास में आ चुके हैं, फटाफट इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। या फिर दोस्तों आपको बोर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, 9451094356। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती तो हमें यहाँ पर आप चैट कर सकते हैं, या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों जितने स्टूडेंट क्लास में हैं, फटाफट इस क्लास को, जो नए स्टूडेंट हैं, क्लास को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रहे हैं उसे पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें। अब शुरू करते हैं दोस्तों नरेशन की। नरेशन होता क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, कुछ रूल हैं, उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी एक क्लास में और डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों कि इंग्लिश में वक्ता के कथन को दो प्रकार से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे पहले बात करें दोस्तों तो नरेशन आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाएगा, यानी कि 2 अंक में पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान सुनिएगा, 2 क्वेश्चन मिलेगा, 2 में से एक आपको करना पड़ेगा और इसके लिए बोर्ड एग्जाम द्वारा 2 अंक आपको मिलेगा। ये भी बात क्लियर हो गई। अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें बात करते हैं कि इंग्लिश में वक्ता के कथन को 2 प्रकार से हम प्रस्तुत करते हैं। एक जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो डायरेक्ट नरेशन में वक्ता के शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के कह देना, इस तरीकों को हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रत्यक्ष कथन भी कहते हैं। जैसे में हम कह सकते हैं कि मनु सेज आई एम गुड प्लेयर, यानी कि मनु कहता है कि मैं एक अच्छा प्लेयर हूं, यानी कि वह खुद अपने ही कथन को वह व्यक्त कर रहा है। और दूसरा इसमें कहता है कि विजय सेड योर स्माइल इज चार्मिंग। तो यहाँ पे विजय भी जो कह रहा है वो भी यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गई। यानी कि जो मैं अपना बात रखता हूँ किसी के सामने तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कथन कहते हैं या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, दूसरा आपका आ जाता है सेकेंड आपका इनडायरेक्ट नरेशन। यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इसका परिभाषा ये कहता है कि वक्ता के शब्दों को परिवर्तित करके अपने शब्दों में प्रस्तुत करना, ऐसे करते हुए वाक्य का अर्थ तथा उसका संदर्भ बदलना नहीं चाहिए। इस तरीके को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। यानी कि दोस्तों बात करें तो यहाँ पर अगर हम कहना चाहें कि जिस तरीके से यहाँ पर मनु कहता है कि आई एम गुड प्लेयर, तो मैं यह कह सकता हूँ कि मनु कहता है, ये जैसे कि मनु अभी अपने भाषा में कहा कि आई एम गुड प्लेयर। अगर वही मान लेते हैं कि थर्ड पर्सन का बंदा है वह कहेगा, तो वह कहेगा कि मनु यानी कि मनु कहता है कि वह एक अच्छा प्लेयर है। तो इस कथन को हम इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको फर्क समझ में आ गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर हमें कमेंट करिएगा, क्योंकि इसका एक क्लास और रहेगा। तो जो भी कमेंट, जो भी समस्याएं आपकी रहेंगी उस क्लास में हम आपको पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बात करते हैं कि ऊपर दिए गए वाक्यों को अगर हम इनडायरेक्ट में अगर परिवर्तित करें तो उस वाक्य को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट में मैंने इसको बताया कि मनु से आई एम गुड प्लेयर, यानी कि मनु कहता है कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं। ठीक है। अब उसी को मान लेते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति कहता है मनु के लिए किसी तीसरे व्यक्ति से, तो वह क्या कहेगा कि मनु सेज दैट ही इज ए गुड प्लेयर, यानी कि मनु कहता है कि वह एक अच्छा खिलाड़ी है। इस तरीके से आप यहां पर कह सकते हैं। उसी तरीके से आपका सेकेंड आंसर भी आपका हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ नोट पॉइंट दिया गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ समझने के लिए यहां पर कहा गया है कि इन्वर्टेड कामा में, यानी कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहते हैं, अंदर वाक्य को जो भाग है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर, ध्यान सुनिएगा, यहाँ की बात करें, देख सकते हैं ये इन्वर्टेड कामा यहाँ पे दिया गया, तो ये जो है ये इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इसी तरीके से ये भी आपका क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगला है आपका कि इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले वाक्य को या
बाहर वाले वाक्य को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इन्वर्टेड कामा से बाहर वाला कौन सा शब्द है भाई, ये वाला और ये वाला, इनको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैंने ये कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच और ये आपका क्या हो जाए, कामा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। इससे आप क्लियर हो गया, ये बात नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं कि मुख्य तौर पर जो परिवर्तन होता है वो रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में ही किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो कॉमा में होता है उसी को हमको चेंज करना होता है। बाकी ये लगभग हमेशा क्या होता है, सेम ही रहता है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर चेंज करना होता है, वो मैं बताऊंगा कहाँ पर कैसे चेंज करना होता है। ठीक है, इतना आपका तैयार हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों कि रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका उसमें होने वाला परिवर्तन की बात कर लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि दोस्तों आपके कामा के बाहर वाले को। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ध्यान सुनिएगा, बाहर के कामा वाले में जो सेज, अगर सेज लिख कर रहेगा तो सेज का सेज ही रहेगा, अगर सेड रहेगा तो सेड का सेड ही रहेगा, अगर विल से अगर लिखा रहेगा तो उसका भी विल से ही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेकिन आगे इसमें परिवर्तन होगा, अगर सेज टू देगा, सेज टू रहेगा तो उसे टेल्स में बदलेंगे, अगर सेड टू रहेगा तो उसे टोल्ड में लिखेंगे, अगर विल से टू रहेगा तो उसे विल टेल में लिखेंगे। याद रखिएगा, आज के क्लास में मैं जो बता रहा हूं इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब में आपको देखना होगा, अगर सेज रहेगा तो सेज का सेज ही रहेगा। ठीक है, से अगर सेड रहेगा तो सेड ही रहेगा, विल से रहेगा तो विल से ही रहेगा। जैसे कि बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको दिया था, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मानो सेज लिखा है, तो ये सेज आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर सेज नहीं चेंज होगा तो ये इन्वर्टेड जब कामा लगाते हैं, हटाते हैं, सॉरी, जब इन्वर्टेड कामा हम हटाते हैं तो इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम दैट का प्रयोग यहां पर करते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया। ठीक है, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगर यहां पर अगर सेज टू रहेगा तो उसे टेल्स में, सेड टू रहेगा तो टोल्ड में, विल सेड टू रहेगा तो उसे विल टेल में हम चेंज करेंगे। ठीक है, इतना आप तैयार रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो अगला पॉइंट आ जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होने वाले भाग। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है नियम के अनुसार, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट जो पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट एवं सेकंड पर्सन में है। ठीक है, क्या बात मैंने बोला कि सब्जेक्ट जो पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट एवं सेकंड पर्सन में। दूसरा कहता है कि कहाँ कहाँ पर परिवर्तन, पहले ये बताऊंगा फिर कैसे परिवर्तन होगा ये भी बताऊंगा। फिर सेंटेंस के टेंस में भी तभी परिवर्तन होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, तभी इसका परिवर्तन भी होगा। इतना बात क्लियर है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि सेंटेंस के अन्य भाग जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में होने वाले परिवर्तन या रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन को चेंज करने के लिए कुछ नियम का भी हम ध्यान में रखते हैं। अभी वो नियम हम डिस्कस करेंगे। इस बात को मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले परिवर्तन यानी कि परिवर्तन होने वाले भाग, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है यानी कर्ता जो पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट एवं सेकेंड पर्सन में होते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि सेंटेंस के टेंस में तभी परिवर्तन होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब जो हो आपके पास्ट टेंस में होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा कहता है कि सेंटेंस के अन्य भाग में होने वाले परिवर्तन जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन को हम किस तरीके से चेंज करते हैं उसके कुछ नियम है, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर रिपोर्टेड, ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आपके रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो कॉमा में है। तो पहला नियम ये कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अब यहाँ शॉर्टकट में हम कह सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो रहेगा वह आपके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के, जो कामा से बाहर है उसके सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज होगा, पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम बदलेंगे, यानी कि सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन रहेगा वह आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हम बदलेंगे। ठीक है, अभी सब कुछ हम बताएंगे, फिलहाल इतना जानते रहिएगा। इसका तीसरा पॉइंट कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ये बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर कहा गया है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन का अगर प्रोनाउन रहेगा तो उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। ठीक,
अब ध्यान, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों कि देखिए, आपके रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहेगा तो आपके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन का अगर प्रोनाउन रहेगा तो वह आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन का अगर प्रोनाउन रहेगा तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। बात क्लियर है। अब यहां पर शॉर्टकट तरीका में आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो होगा नो चेंज होगा। ये आप शॉर्टकट में भी आप यहां पर लिख सकते हैं। यहां तो रहा दोस्तों आपके चेंज करने और ना करने के लिए, ठीक है। अब कुछ पॉइंट और नियम और सेकंड नियम देखते हैं। नियम सेकंड ये कहता है कि पर्सनल प्रोनाउन को बदलने के लिए ये सारणी हम आपको दे रहे हैं। अब क्या भाई, यहाँ पर पर्सन लिखा गया, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लिखा गया, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर पजेसिव केस यहाँ पर दिया गया, सभी को याद करना है। बात करते हैं दोस्तों, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आपका आई आता है और वी आता है। ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आपका आई और वी आता है। आई को अगर ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना होगा तो आई का मी हो जाता है और वी का अश हो जाता है। ध्यान सुनिएगा। और आई का अगर यहाँ पर पजेसिव में चेंज करना हो तो आई का माई हो जाता है और यहाँ पर वी का जो होता है वह आपका योर्स या आवर्स हो जाता है। दोनों होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूँ यहाँ इस बात को कि देखिए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन में आपका आई और वी आता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो मी होता है और इसका पजेसिव में जो होता है वो माई होता है, याद रखिएगा। इसके बाद वी का आपका ऑब्जेक्टिव केस में आपका अस होता है और पजेसिव में योर्स या आवर्स होता है। जैसा मैटर आएगा वैसा हम इसको रखेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन सिर्फ आपका यू आता है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन में सिर्फ आपका यू आता है। ध्यान समझिएगा कि अगर आपसे बोलता है कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन सा है भाई, तो यू आएगा। यू आपका एक ही होता है जो कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कहलाता है। बात करते हैं सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आपका यू का आपका ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, यू ही रहेगा, लेकिन पजेसिव केस में अगर चेंज करेंगे तो या तो योर होगा या योर्स होगा। जैसा मैटर रहेगा वैसा हम इसको करेंगे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में क्या क्या आएगा। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में आपका ही आ जाएगा, शी आ जाएगा, इट आ जाएगा, दे आ जाएगा, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव में ही का हिम लिखेंगे, शी का हर लिखेंगे, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तो दोस्तों ही का पजेसिव जो होगा वो हिज हो जाएगा, सी का आपका हर ही रहेगा, इट का हर या हर्ष रहेगा, दोनों रहेगा, और ईट का जो रहेगा वो इट्स हो जाएगा, ईट का इट्स हो जाएगा, और दे का आपका देयर या देयर्स हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। जैसा मैटर रहेगा वैसा करेंगे। इसको फटाफट आप लोग नोट करिए और अच्छे से पेन कॉपी पर लिखिए और आज इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। यानी कि कल के क्लास में, यानी कि होली के बाद भी जो भी क्लास लेकर आएंगे इंग्लिश में, उसमें एक क्लास में आपका पूरा नरेशन क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को लगाना शुरू करेंगे। इसलिए अच्छे से जो भी नियम बता रहे उसको अच्छे से तैयार आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होने वाले भाग, यानी कि कॉमा के अंदर क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में। सिंपल प्रेजेंट रहेगा, ध्यान सुनिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा, ध्यान सुनिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, उसको हम किस में बदलते हैं दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म में लगाकर उसको बदल देते हैं। और बात करते हैं, ठीक है, इतना करते हैं। और इसके बाद ध्यान सुनिएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को, जिसमें कि इज, एम, आर रहेगा और प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है, ठीक है, उसको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं। पास्ट में वाज या वेयर प्लस आईएनजी लगाकर चेंज करेंगे, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि आई एम वेटिंग फॉर स्नेहा, शी सैड, तो यहाँ पर देखिए शी सैड यहाँ पर लिखेंगे शी सैड, कॉमा हटाएंगे, दैट लिखेंगे आई, ठीक है। तो आई को क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये सीमा क्या है आपका भाई, लेडीज है, ठीक है। स्नेहा क्या है, लेडीज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी वाज वेटिंग फॉर स्नेहा। इस तरीके से करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए, बाकी हम मैटर को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। बात करते हैं यहाँ पर प्रेजेंट अगर परफेक्ट टेंस रहेगा जिसमें हैज, हैव लगा रहेगा प्लस थर्ड फॉर्म लगा रहेगा वर्ब में, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, वो उसमें हैड और थर्ड फॉर्म वर्ब में लगा कर करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा जिसमें हैज बीन, हैव बीन लगा होता है प्लस वर्ब में आईएनजी लगा होता है, उसको हम पास्ट में चेंज करते हैं, पास्ट में हैड बीन और वर्ब में आईएनजी लगाकर इसको लिखते हैं।
उसके बाद बात करें दोस्तों, अगर सिंपल पास्ट आपका रहेगा, सिंपल पास्ट रहेगा तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, यानी कि उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पर हम लगाकर लिखेंगे। इसके बाद बात करें दोस्तों, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, यानी कि हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगाकर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आगे आपका आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रखते हैं। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाता है, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रखते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर टेंस जो होता है, फ्यूचर टेंस में आपका कंडीशनल होता है, जैसे कि यहाँ पर कंडीशनल के अनुसार, यानी कि उसको हम कंडीशन के अनुसार ही उसको चेंज यहाँ पर करते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया कि ही सेड आई विल या शैल बी इन लंदन ऑन संडे, तो इसको करेंगे तो ही सेड दैट, कामा हटाएंगे दैट का प्रयोग करेंगे। ही ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसके साथ चेंज होगा सब्जेक्ट के, तो ही वुड, यहाँ पर विल को या विल शैल जो भी रहेगा उसको वुड में चेंज करेंगे, वुड बी इन लंदन ऑन संडे। इस तरीके से हम चेंज करते हैं, बाकी मैं बताऊंगा। इसके बात करते हैं दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस रहेगा तो ये भी आपका कंडीशन के अनुसार ही आपको कंडीशन कंटिन्यूअस यानी कंडीशनल के अनुसार ही इसको भी हम लोग आपस में चेंज करेंगे। इसका कंडीशनल आगे कहता है कि आई सेड वी वुड लाइक टू हैव इट, तो इसको करेंगे तो आई सेड, कामा हटाएंगे दैट, और यहाँ बात करते हैं वी, तो वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, वी वुड लाइक टू हैव दैट। इस तरीके से करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए, बाकी हम क्वेश्चन जब लेकर आएंगे दोस्तों तो उसमें हम पूरी तरीके से आपको क्लियर समझाएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। तो आज के दिन आपको करना क्या है, जितने मैंने आपको नियम बताए ये आपको तैयार कर लेना है। प्रेजेंट टेंस को अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट टेंस रहेगा तो उसको पास्ट में, इनडायरेक्ट में पास्ट में किस तरीके से चेंज करते हैं, ये सब आपको याद कर लेना आज की क्लास से। बाकी एक क्लास और रहेगा जिसमें कि आपका कुछ और रूल और नियम हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम है, उसको हम बताकर उसके बाद दोस्तों ईयर वाइज, साल वाइज साल जितने भी क्वेश्चन आपके नरेशन से पूछे हुए हैं सबको हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलते चलते जितने स्टूडेंट क्लास को फटाफट आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार, जी हाँ दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास बोर्ड से रिलेटेड चलाए जा रहे हैं वो आप अच्छे से प्रिपरेशन करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें। जैसे ही आपके बोर्ड का पेपर खत्म होता है वैसे ही आपके पॉलिटेक्निक और BHU BSc UPT एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि 2 दिन आपका होली है, होली बहुत ही आप अच्छे से मनाइएगा और कोशिश करिएगा कि रंग वैसा भी ना लगाए जिससे कि स्किन खराब हो। और जिस दिन होलिका दहन है उस दिन आप होलिका दहन में भी जाइएगा तो अच्छे से सावधानियां बरतिएगा ताकि किसी भी तरीके से आपको या आपके परिवार को किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपका सामने बोर्ड का एग्ज़ाम भी है, अगर आप बम पटाखे, बहुत जगह पर बम पटाखे भी फोड़ते हैं, अगर बम पटाखे भी फोड़ते हो तो बहुत ही बचा के करिएगा। कोशिश करिएगा कि बम और पटाखे से बच के रहे, क्योंकि आपका एग्जाम में किसी भी लापरवाही की वजह से आपका एग्जाम खराब हो सकता है। इसलिए इन सभी चीज़ों से आप दूरी बना कर रहिएगा, लेकिन आप होली का भी इंजॉय लीजिएगा, साथ में पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं होली की। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।